जय हिंद आप सभी को। आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे ही होंगे और आप लोग मस्त तरीके से अपना-अपना स्टडी करते होंगे। तो चलिए मैं आप लोगों के बीच में पुनः आ चुका हूँ, इतिहास का क्लास लेकर के। तो आज भी हम लोग समझेंगे सिंधु सरस्वती सभ्यता के बारे में, है ना? कल की क्लास में जो है आप लोगों को हम सिंधु सरस्वती क्या कहते हैं सिंधु सरस्वती सभ्यता के बारे में आप लोगों को हम बता चुके हैं, ठीक है? तो आज जो है हम पढ़ने वाले हैं सिंधु सरस्वती सभ्यता की विशेषता, सिंधु सरस्वती सभ्यता की विशेषता। तो चलिए सही तरीके से आप लोग समझने का कोशिश कीजिएगा एंड प्रयास कीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे है सिंधु सरस्वती सभ्यता की विशेषता। यानी कहने का मतलब ये है कि सिंधु सरस्वती सभ्यता का जो विशेषता था, क्या-क्या विशेषताएँ थी, उन सभी को हम जानेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले यहाँ पे है आद्यतिहासिक काल। आप जान चुके हैं आद्यतिहासिक काल आप लोगों को जब पाषाण काल जब पढ़ा रहे थे, तो पाषाण काल में ही आपको हम बताए थे आद्यतिहासिक काल क्या है, ठीक है? आद्यतिहासिक काल के बारे में आप लोगों को हम बता चुके हैं, ठीक है? आद्यतिहासिक काल जैसे मान के चलिए सिंधु सरस्वती सभ्यता से प्राप्त लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं गया। यही चीज आपको हम पहले भी बता चुके थे कि आद्यतिहासिक काल में क्या होता था, लिख तो लेता था लेकिन उसको पढ़ नहीं पाता था, समझ गए ना? जैसे मान के चलिए आद्यतिहासिक काल का अगर लिखावट आप देखिएगा, उसको आप पढ़ नहीं पाइएगा, समझ गए ना बात को? तो उसे पढ़ा नहीं जाता था, समझ गए ना? लिख तो लेता था लेकिन उसे पढ़ा नहीं जाता था। जैसे मान के चलिए अगर नर्सरी क्लास के बच्चे को अगर मान के चलिए जो बच्चा शुरुआती क्या है पढ़ाई करने का, उस बच्चा को अगर कॉपी और पेन दे दिया जाए लिखने के लिए, तो वो बच्चा अंधाधुंध जो है एकदम क्या कर देगा, अनाधुन घसना शुरू कर देगा। अनाधुन जो घसना शुरू कर देगा तो उसको आप पढ़ पाइएगा? नहीं ना पढ़ पाइएगा। बस उसी प्रकार से क्या था कि आद्यतिहासिक काल में लिखा तो गया था, लेकिन उसे पढ़ा नहीं गया था, ठीक है? उसे पढ़ा नहीं गया था, ठीक है? तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि सिंधु सरस्वती सभ्यता से प्राप्त लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं गया, अभी तक पढ़ा नहीं गया, है ना? तो यहाँ पे है सिंधु सरस्वती लिपि, गौमूत्राकार लिपि, उसी को कहते हैं सिंधु सरस्वती लिपि। कहने का मतलब है आद्यतिहासिक काल में जो सिंधु सरस्वती सभ्यता में जो लिखा गया है, उसको अभी तक पढ़ा नहीं गया है। हाँ, समझ रहे हैं ना? पढ़ा लिखा कैसे गया था, वो भी हम आपको बता देते हैं। देखिए, जैसे मान के चलिए हम लोग जब हिंदी लिखते हैं, तो सीधा लेफ्ट से शुरू करते हैं, राइट की तरफ चलते हैं ना? तो क्या कहते हैं, सिंधु सरस्वती सभ्यता के काल में जो क्या कहते हैं, लिखा जो गया था, ऐसे लिखा गया था। जैसे यहाँ से शुरू किया, ऐसे गया, ठीक है? अब फिर यहाँ तो कोई आया, फिर यहाँ से फिर इधर से रिटर्न हो जाता था, ऐसे करके आ जाता था, ठीक है? फिर इधर से इधर जाता था, फिर इधर से इधर आता था, फिर इधर से इधर जाता था, फिर इधर से इधर आता था। ऐसे लिखा हुआ है सिंधु सरस्वती सभ्यता काल में, ठीक है? इसी प्रकार से लिखा हुआ है। ऐसे समझ लीजिए आप, समझ गए ना? ऐसे मान के चलिए ऐसे गया, ऐसे करके ऐसे ही लिखावट है सिंधु सरस्वती सभ्यता में। समझ गए ना? तो इसी प्रकार का जो लिखावट है, इसे हम लोग पढ़ नहीं सकते हैं, सो इसे पढ़ा नहीं गया है, ठीक है? तो इसी लिखावट को जो है ना, अनेकों इसका नाम दिया गया है। जैसे नंबर 1 में है गौमूत्राकार लिपि, है ना? सर्वाकार लिपि, आगे है व्यस्तोत्फेदन लिपि, आगे भावचित्रात्मक लिपि, चित्रात्मक लिपि। इसी तरीके से जो है इसमें कहीं-कहीं पे चित्र भी दिया हुआ रहता था, उसे भी पढ़ा नहीं जा सकता था, समझ गए ना? तो इसी प्रकार का जो है लिपि था, इसी प्रकार से लिखा गया था, जिसे हम लोग पढ़ नहीं सकते हैं, है ना? तो सिंधु सरस्वती सभ्यता में जितने भी लिपि लिखे गए थे, उसे आप पढ़ नहीं सकते हैं, ठीक है? लिखा तो गया लेकिन पढ़ नहीं सकते हैं, यानी एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि वो आद्यतिहासिक काल का ही समय था, ठीक है? आगे है कांस्ययुगीन सभ्यता। कांस्ययुगीन सभ्यता जब आया ना, समझ गए ना? तो उस समय क्या हुआ कि मनुष्य जो है ना, तांबा का खोज कर लिया था। किसका खोज कर लिया था? तांबा का खोज कर लिया था। आपको पता ही है, पाषाण काल में आपको सबसे पहले हम आपको बताए भी हैं कि मनुष्य सबसे पहले किस धातु का खोज किया था? तो तांबा का खोज किया था। बताए थे ना? तो तांबा का खोज किया था। तो कांसा जो बनता है, तो तांबा और जस्ता इन दोनों का मिश्रण होके क्या बनता है? कांसा बनता है।
बनता है ना जी, कोई दिक्कत? उसके बाद क्या हुआ, नगरीय सभ्यता शुरू हो गया। नगरीय सभ्यता समझते हैं? नहीं समझते होंगे। ये नगरीय सभ्यता का मतलब होता है बाबू, जैसे मान के चलिए पहले एक घर था, एक घर से दो घर हो गया, दो घर से तीन घर हो गया, इसी प्रकार से पूरा जो है ना विस्तार में फैल गया घर। तो पूरा जो विस्तार रूप से जो घर जो फैल गया, यानी एक से अधिक 50, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 1000, 10,000, 5,000, इस प्रकार से जब बढ़ना शुरू हो गया, तो उसी को कहते हैं नगरीय सभ्यता। क्या कहते हैं? नगरीय सभ्यता कहते हैं। ठीक है, तो उस समय में क्या हो गया कि अस्थायी निवास भी होने लगा, और जो है नगरीय सभ्यता जो है एक प्रकार से वहां पे सिस्टम होना शुरू हो गया था। ठीक है, उसी प्रकार से मातृसत्तात्मक सभ्यता, मातृसत्तात्मक सभ्यता। यहाँ देखिएगा, यहाँ से प्राप्त होने वाली मातृदेवियों की मूर्तियां एवं चित्रों के आधार पर, मूर्तियां एवं चित्रों के आधार पर, समझिएगा यहाँ पे मातृसत्तात्मक सभ्यता का मतलब होता है कि इसका जब खोज किया गया ना, तो मातृसत्तात्मक सभ्यता में क्या मिला कि सबसे ज्यादा जो है ना महिला का जो है मतलब क्या कहते हैं एक प्रकार से मूर्ति मिला। समझ गया ना? तो महिला का जो मूर्ति मिला, तो उसी को जो कहा गया मातृसत्तात्मक सभ्यता। उस समय में क्या था, महिला का ही क्या चलता था, शासन चलता था एक प्रकार से। मान के चलिए, जैसे मान के चलिए अभी आपका घर है, ठीक है, तो अभी आपके घर में या तो पिता मालिक होंगे या नहीं तो मम्मी मालिक होंगे। अधिकतर घर में क्या होते हैं, जैसे मान के चलिए पिता क्या होते हैं कि बाहर कमाते हैं, तो घर के मेन गार्जियन कौन बन जाते हैं, तो माता बन जाते हैं। उसी प्रकार से जो है मातृसत्तात्मक सभ्यता में क्या थे, महिला जो थी ना, महिला वर्ग के जो लोग थी, महिला लोग जो थी, वो लोग सारा जो है ना जिम्मेवारी को जो है संभालने का कोशिश करती थी। एक प्रकार से पूरा जिम्मेवारी किसके हाथ होती, तो महिला के हाथ होती। ठीक है, तो उसी प्रकार से मातृसत्तात्मक सभ्यता में जो है इस प्रकार से पता चला कि मातृसत्तात्मक सभ्यता था उस समय में कि वहां पे मातृ देवियों की मूर्तियां मिली, और चित्र के आधार पे वहां पे क्या क्या ज्ञात हुआ कि सही माने में जो है मातृसत्तात्मक सभ्यता का युग था उस समय में। ठीक है, उसके बाद है एकल परिवार। क्या है? एकल परिवार। एकल परिवार के बारे में समझते हैं। उसके बाद क्या हो गया, नगरीय सभ्यता हुआ ना, उसी नगरीय सभ्यता में मातृसत्ता तो यानी महिला का राज चलती थी, महिला का राज चलती थी, उसी में एकल परिवार का भी निर्माण होता था। एकल परिवार रहने का काम करता था, न्यूक्लियर, समझ गए, न्यूक्लियर फैमिली रहने का काम करता था। एकल फैमिली का मतलब होता है जी, जैसे मान के चलिए किसी फैमिली में एक ही मतलब मेंबर का हो, मतलब फैमिली बड़ा ना हो, समझ रहे हैं ना? न्यूक्लियर नहीं समझते हैं, एकल परिवार, एकल परिवार, एकल परिवार। तो एकल परिवार के लोग रहा करते थे। और इसमें बताते हैं आपको हम कि उस समय में जो है ना एकल परिवार जो रहने का जो काम करते थे, तो उस समय में घर कैसे, तो वो हम बता देते हैं आप लोगों को। घर जो लोग बनाते थे, जैसे मान के चलिए ये आपका सड़क हो गया, ये आपका क्या हो गया, एक मिनट रुक जाइए, ये आपका सड़क हो गया, क्या हो गया, सड़क हो गया, सड़क हो गया। इसी सड़क के मतलब जो है मान के चलिए इसी सड़क के साइड में आपका घर बना हुआ है, ये आपका क्या हो गया, घर हो गया। तो ये जो घर हो गया, तो आप जो मान के चलिए दरवाजे जो रखिएगा, तो किधर से रखिएगा, किधर से रखना चाहिएगा। तो मैक्सिमम आप देखते होंगे कि मैक्सिमम क्या करता है, घर जब बनाता है तो दरवाजे जो है रोड की तरफ से रखता है, सड़क की तरफ से रखता है ना। तो सड़क की तरफ से रखता है, यानी इधर से सड़क की तरफ से क्या करता है, रास्ता रखता है। लेकिन सिंधु सरस्वती सभ्यता काल में क्या था, रोड साइड से जो है ना रास्ता नहीं रखता था, मतलब दरवाजा नहीं रखता था, दरवाजा नहीं रखता था, दरवाजा नहीं रखता था। वो लोग क्या करते थे, इस प्रकार से घर बना लिया, ठीक है, बनाता था रोड के ही साइड में घर, मान के चलिए, तो ऐसे घर बना लिया। तो ये लोग क्या करते थे, इधर से एक गली निकाल देते थे, क्या निकाल देते थे, गली निकाल देते थे। और गली निकाल देने के बाद क्या करते थे, यहाँ पे एक दरवाजा लगा देते थे। यानी सामने जो है ना, रोड के सामने दरवाजे लगाने का काम नहीं करते थे वो लोग। दरवाजे के सामने दरवाजे नहीं लगे, रोड के सामने दरवाजे नहीं लगाते थे, समझ गए ना? वो लोग जो दरवाजे दरवाजे जो लगाते थे, तो एक गली निकालते थे, और गली निकाल करके अपोजिट साइड क्या करते थे, एक प्रकार से क्या करते थे, दरवाजे लगाते थे, ताकि मान के चले कोई भी बाहरी आदमी जाए आए,
उन सबको कोई किसी से मतलब नहीं था उस समय में, समझ गए ना। जैसे मान के चलिए अभी, जैसे आप लोगों को हम जब पढ़ाएंगे, जैसे मान के चलिए अगर आप लोग अभी ऑफलाइन जब पढ़ते तो एक संस्थान रहती, तो संस्थान रहता, जैसे मान के चलिए यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, इसी बोर्ड के मान के चलिए आगे एक रास्ता रहता, मान के चलिए सड़क है इसी मतलब बोर्ड के आगे में, आप सब बच्चे जो है उसको देख रहे हैं कि कौन सा गाड़ी गया, कौन सा गाड़ी आया नहीं आया, हर एक चीज को आप देख रहे हैं। तो आप ये बताइए, जब इधर से अगर हम सड़क को छोड़ दे, इधर से जब बोर्ड लगा दे, हम इधर से अगर सड़क रहे, तो आपका पढ़ाई में मन लगेगा? आपका पढ़ाई पे ज्यादा दिलचस्पी रहेगा? नहीं रहेगा। आपका नजर कहाँ चला जाएगा? आपका नजर हमेशा जो रोड पे, जो सड़क पे जो गाड़ी घोड़ा चल रहा है उस पर आपका क्या रहेगा, ध्यान रहेगा, समझ गए ना। उसी प्रकार से देखते होंगे कि ज्यादा ज्यादा अधिकतर क्या करते हैं, जब कोचिंग वगैरह जब कोई भी संस्थान जब बनाते हैं, तो अपोजिट साइड क्या करते हैं, दरवाजे रखते हैं, ताकि विद्यार्थी का फोकस सीधा और सीधा कहाँ रहे, बोर्ड पे रहे, समझ गए ना। कोई दिक्कत? तो हमेशा क्या रहे, बोर्ड पे फोकस रहे। अगर मान के चल इधर से अगर दरवाजा हम खोल दे, तो फिर तो आप लोगों का नजर कहाँ रहेगा, जो आ रहा है जा रहा है उसी पर ध्यान रहेगा। तो इसी सब को देखते हुए क्या करते थे सिंधु सभ्यता के काल के लोग जो थे, वो अपोजिट साइड जो है ना क्या करते थे, एक प्रकार से दरवाजे रखते थे, ठीक है। वो रोड के सामने सामने जो है दरवाजे रखने का काम नहीं करता था वो लोग, ठीक है। कोई दिक्कत? तो उस समय का लिखावट भी पता नहीं चल पाता था, यानी पढ़ नहीं सकते थे, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद सिंधु सरस्वती सभ्यता का विस्तार। देखिए, सिंधु सरस्वती सभ्यता का जो विस्तार हुआ है, सिंधु सरस्वती सभ्यता का विस्तार, सिंधु सरस्वती सभ्यता का विस्तार लगभग 3 देशों में किया गया। कितने देशों में? 3 देशों में किया गया था। कौन कौन? तो नंबर 1 में अफगानिस्तान, नंबर 2 में है पाकिस्तान, नंबर 3 में है भारत, अपना भारत, ठीक है। तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, इन्हीं तीनों देश में आपको देखने को मिलेगा सिंधु सरस्वती सभ्यता का विस्तार, ठीक है। सिंधु सरस्वती सभ्यता का विस्तार जो है कहां कहां किया गया था, कहां कहां है, तो अफगानिस्तान में है, पाकिस्तान में है एंड भारत में है। और देख लीजिए आप लोग कि सिंधु सरस्वती सभ्यता का विस्तार लगभग 1500 स्थाने हैं, यानी स्थल है, 1500 स्थल है। कितना है? 1500 स्थल है, समझ गए ना। यहाँ पे हम लिख भी दिए 1500 स्थल, यानी 1500 स्थाने हैं सिंधु सरस्वती सभ्यता की, ठीक है। सिंधु सरस्वती सभ्यता के स्थल कितने हैं? तो 1500 लगभग है। कितने देशों में है? तो 3 देशों में है ना। नंबर 1 में है पाकिस्तान, सॉरी अफगानिस्तान। क्या है? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में 2 स्थल है। कितने स्थल है? 2 स्थल है ना, यानी 2 स्थान है। कहाँ का? मुंडीगराक और शतुरगोई, 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 मुंडीगराक और शतुरगोई। कोई दिक्कत? आगे पाकिस्तान। पाकिस्तान में जो है 481 स्थाने हैं। अगर अप्रोक्स मान लीजिएगा, लगभग मान लीजिएगा, तो 500 स्थाने। कितने स्थाने हैं? लगभग 500 स्थाने हैं। उसमें कुछ मान के चलिए उतना तो नाम याद नहीं रहेगा जी, 500 का 500, उसमें 2-3 को आपको याद रखना पड़ेगा जो कि पूछ भी सकता है, ठीक है। पाकिस्तान में एक स्टेट है, 3 स्टेट है। कौन कौन? पंजाब, सिंधु, बलूचिस्तान। तो पंजाब में भी मतलब जो क्या कहते हैं स्थाने हैं सिंधु सरस्वती सभ्यता की, और सिंधु में भी है और बलूचिस्तान में भी है। किसके स्थाने हैं? सिंधु सरस्वती सभ्यता की स्थाने है, ठीक है। बलूचिस्तान, बलूचिस्तान जो है ना आपको ये देश अलग, मतलब ये जो है अलग देश की मांग कर रहा है। ये भी पाकिस्तान में ही पड़ता है, लेकिन ये अलग होना चाह रहा है, समझ गए ना। ये अलग होना चाहता है, तो समझ गए ना आप लोग। तो सिंधु सरस्वती सभ्यता का जो विस्तार है लगभग पाकिस्तान में भी है। तो कितने हैं? तो 500 स्थाने हैं। कितने हैं? 500 स्थाने। आगे है भारत, अपना भारत है। अपना भारत में जो है ना 917 स्थल है, यानी अगर लगभग लगभग अगर मानिएगा तो लगभग आपका हो जाएगा 1000 स्थाने। कितने स्थाने हैं? 1000। नंबर 1 में आता है जम्मू कश्मीर, नंबर 2 पंजाब, नंबर 2 हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, यानी 7 गो राज्य। कितने राज्य हैं? 7 राज्य। इस 7 राज्य में क्या है? क्या कहते हैं? सिंधु सरस्वती सभ्यता का विस्तार है। कहां कहां? जम्मू कश्मीर, पंजाब,
हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। क्या है इनमें? सिंधु सरस्वती सभ्यता का जो विस्तार किया गया है उसकी स्थानें हैं। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, इसको समझिएगा, थोड़ा सा डायग्राम है, समझ गए ना? इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। अच्छा, इस आकार को पहले आप ये देखिए तो, आप ये जो दिख रहा है चित्र, ये कौन सा आपको चित्र दिख रहा है? बताइए, ये आपको डायग्राम देखने से क्या लगता है, ये किसके आकार में है? किसके आकार में है? तो त्रिभुजाकार में है। यानी इसका जो आकार है, कैसा आकार है? कहिएगा सर त्रिभुजाकार है कि नहीं है? अरे त्रिभुजाकार है ना जी, तीन तीन को भुजा है ना, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, तीन भुजा है ना, ये क्या है? त्रिभुजाकार में है। इसमें है तो त्रिभुजाकार में, इसका आकार कैसा है? तो त्रिभुजाकार है। ठीक है, समझिएगा। तो त्रिभुजाकार में है। अब यह देखिए, ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पूरब और ये हो गया पश्चिम। तो अब समझते हैं यहाँ पे हम लोग सबसे पहले उत्तर को। उत्तर में जो है ना बाबू, एक मांडा है। क्या है? मांडा स्थान का नाम है ना, जो कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर में। कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के किनारे सिंधु सरस्वती सभ्यता फैला हुआ था। ठीक है, सिंधु सरस्वती सभ्यता फैला हुआ है चिनाब नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? तो चिनाब नदी के किनारे। आगे दक्षिण में आ जाइए। दक्षिण में दमाबाद कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, किस नदी किनारे है? तो गोदावरी नदी। किस नदी किनारे? तो गोदावरी नदी। गोदावरी का ही दूसरा नाम है प्रावरा। क्या नाम है? प्रावरा नदी। क्या नाम है जी? प्रावरा नदी। बात समझ रहे हैं ना? तो प्रावरा नदी कहिए या गोदावरी नदी कहिए, तो गोदावरी नदी के किनारे ही जो है आपको सिंधु सरस्वती सभ्यता फैला हुआ है। ठीक है, देखिए सिंधु सरस्वती सभ्यता के लोग जो रहा करते थे तो कहाँ रहा करते थे? नदी के किनारे किनारे रहा करते थे। समझ गए ना? नदी के किनारे किनारे रहा करते थे। देखिए ना, त्रिभुजा आकार में जो है ना, क्या कहते हैं, सिंधु सरस्वती सभ्यता जो है ना फैला हुआ था। बात समझ रहे हैं ना? समझिएगा अच्छी तरीके से। आगे देखिए, आगे पूरब में आ जाइए। पूरब, पूरब में देखिएगा कि आलमी आलमगीरपुर। क्या है? आलमगीरपुर। आलमगीरपुर आपको यानी यूपी में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? यूपी में पड़ता है। कहाँ पड़ता है जी? यूपी में पड़ता है, यानी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, तो आलमगीरपुर जो है ना बाबू, आलमगीरपुर जो है आपको उत्तर प्रदेश में पड़ता है, और ये हिंडन नदी के किनारे बसा हुआ था। किस नदी के किनारे? तो हिंडन नदी। आगे है पश्चिम में देख लीजिए, सुतका गेडनोर। क्या है? सुतका गेडनोर। सुतका गेडनोर कहाँ पड़ता है? बलूचिस्तान यानी पाकिस्तान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। बलूचिस्तान यानी पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, पश्चिम से पाकिस्तान का ही बॉर्डर पकड़ता है जी भारत का लोकेशन में। ठीक है, मैप में। आगे है ये दाश्क नदी। पाकिस्तान में एक दाश्क नदी है। क्या है? दाश्क नदी। उसी दाश्क नदी की नदी सुतका गेडनोर है। क्या है? सुतका गेडनोर, जो कि सिंधु सरस्वती सभ्यता का ही है हिस्सा। ठीक है, तो समझिएगा, एक चीज आप लोग समझिएगा कि उत्तर से दक्षिण सिंधु सरस्वती सभ्यता जो फैला हुआ था, तो कितना किलोमीटर में फैला हुआ था? तो आपका आंसर होगा 1400 किलोमीटर लंबाई में फैला हुआ था। ठीक है, कितने किलोमीटर लंबाई में फैला हुआ था? तो 1400 किलोमीटर। और चौड़ाई अगर पूछ दे पूर्व से पश्चिम, तो पूर्व से पश्चिम चौड़ाई हो जाएगा 1600 किलोमीटर। कितना हो जाएगा? 1600 किलोमीटर हो जाएगा। आपको ये किलोमीटर भी याद रखना होगा। प्रश्न आपसे ऐसे बन सकता है जी, आपसे पूछेगा सिंधु सरस्वती सभ्यता उत्तर से दक्षिण कितने किलोमीटर लंबाई में फैले हुए थे? तो आपका जवाब रहेगा 1400 किलोमीटर में। या ऐसे पूछ सकते हैं आपसे कि सिंधु सरस्वती सभ्यता पूरब से पश्चिम कितने किलोमीटर में फैले हुए, चौड़ाई कितने किलोमीटर में फैले हुए थे? तो कितना होगा? 1600 किलोमीटर होगा। कितना हो जाएगा? 1600 किलोमीटर में फैले हुए थे। बात समझ रहे हैं ना? ऐसे पूछेगा आपसे कि सिंधु सरस्वती सभ्यता की चौड़ाई पूरब से पश्चिम कितने किलोमीटर में फैले हुए थे? तो आपका आंसर आएगा 1600 किलोमीटर। या पूछेगा आपसे कि सिंधु सरस्वती सभ्यता की लंबाई उत्तर से दक्षिण कितने किलोमीटर है? तो 1400 किलोमीटर है। कितने हैं? तो 1400 किलोमीटर है। कोई दिक्कत नहीं ना? तो इसी प्रकार से आपसे प्रश्न पूछ सकता है।
ठीक है, जब ऑब्जेक्टिव द प्रश्न कराएंगे ना तो वहां पे सारा जो है आप लोगों का कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे है आपका, हाँ, एक प्रश्न और बन सकता है इसमें, पूछेगा कि सिंधु सरस्वती सभ्यता का आकार कैसा था, तो त्रिभुजाकार था। कैसा था जी? तो त्रिभुजाकार था। देख लीजिए कि नहीं है त्रिभुजाकार, है ना, है ना, इसी प्रकार का आकार में फैला हुआ था। कौन चीज? तो सिंधु सरस्वती सभ्यता। ठीक है, आगे देखिए, आगे सिंधु सरस्वती सभ्यता की प्रमुख स्थल, सिंधु सरस्वती सभ्यता की प्रमुख स्थल। देखिए, इसमें पहले एक नंबर पे आता है हड़प्पा, ठीक है, उसका रहेगा मोहनजोदड़ो। तो आज हम लोग हड़प्पा के बारे में जान लेते हैं, और कल जानेंगे मोहनजोदड़ो के बारे में। ठीक है, तो समझिएगा हड़प्पा, हड़प्पा जो है ना, यहाँ पे देख लीजिएगा साहिवाल, साहिवाल कहाँ पड़ता है? पंजाब पाकिस्तान में पड़ता है जी। पंजाब सिर्फ बिहार भारत में ही नहीं है, पंजाब जो है आपको पाकिस्तान में भी है, समझ गए ना? तो समझिएगा, तो हड़प्पा साहिवाल पंजाब पाकिस्तान में पड़ता है। तो वहां एक नदी है, जिस नदी का नाम है रावी नदी। क्या नाम है? रावी नदी। क्या नाम है जी? रावी नदी। क्या नाम है? रावी नदी, है ना, रावी नदी। और जो है ना, ये जो हड़प्पा है, हड़प्पा, आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि हड़प्पा जो है, हड़प्पा रावी नदी के किस तट पर फैले हुए थे? बाएं तट या दाएं तट? तो आपका आंसर रहेगा बाएं तट पर। किस तट पर? तो बाएं तट पर। ठीक है, हड़प्पा, देखिए साहिवाल का पुराना नाम था मोटगोमरी। क्या नाम था? मोटगोमरी। ठीक है, तो साहिवाल का पुराना नाम था मोटगोमरी। क्या नाम था? मोटगोमरी, 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 मोटगोमरी। ठीक है, और जो ये किस नदी के किनारे बसा हुआ था? तो रावी नदी। रावी नदी के बाएं तट पर था हड़प्पा। हड़प्पा कहाँ थे? रावी नदी के बाएं तट पर। रावी नदी के बाएं तट पर। रावी नदी के बाएं तट पर क्या थे? क्या थे जी? रावी क्या कहते हैं, रावी नदी के बाएं तट पर क्या थे? तो हड़प्पा थे। क्या थे? हड़प्पा थे। ठीक है, आगे है खोज। क्या है? खोज। तो हड़प्पा का खोज किसने किया था? तो दयाराम साहनी ने किया था। कब किया था? 1921 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1921 ईस्वी में किया था। और इसका खुदाई यानी उत्खनन किसने किया था? तो 1926 ईस्वी में माधव स्वरूप वत्स ने किया था। किसने किया था? माधव स्वरूप वत्स ने किया था। आगे है 1946 होगा यहाँ पे, 1946। 1946 में जो है ना, मार्टिमर व्हीलर ने, मार्टिमर व्हीलर ने जो क्या किए थे? खुदाई करने का काम किए थे। मार्टिमर व्हीलर, मार्टिमर व्हीलर जो है खुदाई करने का काम किया था। किसमें? तो हड़प्पा में। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे देखिए, आगे है हड़प्पा से प्राप्त जानकारी। हड़प्पा से प्राप्त जानकारी, देखिएगा उस समय में जो चट्टान जो बना हुआ था इसी प्रकार का था। सिंधु सरस्वती सभ्यता के बारे में बोल रहे हैं हम, ठीक है, इसी प्रकार का था। अब इस चित्र को थोड़ा सा समझिएगा आप लोग। ये देखिए तो आप, ये ऊंचा है कि नहीं है इसके तुलना में? इसके तुलना में ये ऊंचा है ना? ये जो ऊंचा है इसी को बोलते दुर्ग किला। दुर्ग या किला, क्या बोलते थे? दुर्ग या किला। क्या कहते हैं इसको? दुर्ग या किला। ये पश्चिमी टीला है। क्या है जी? पश्चिमी टीला है। पश्चिम साइड का जो टीला था ना जी, पश्चिम साइड का जो टीला है वो ऊंची टीला है। क्या है? ऊंची टीला है। क्या है जी? ऊंची टीला है। लेकिन बहुत ही ऊंची टीला है कि नहीं है? लेकिन आकार में क्या है? छोटा है ना आकार में? आकार में क्या है? छोटा है। आकार में छोटा है ना जी, तो आकार में क्या है? छोटा है। पश्चिमी टीला। और इसे व्हीलर ने माउंट एबी का नाम दिया था। यानी व्हीलर साहब जो थे, मार्टिमर व्हीलर साहब जो थे, इसी ने कहा कि देखिए भैया, ये जो पश्चिमी टीला है इसका नाम दे देते हैं माउंट एबी। क्या नाम दे देते हैं? माउंट एबी। क्या नाम देंगे? माउंट एबी। तो पश्चिमी टीला का जो नाम रखा माउंट एबी, तो किसने रखा था? मार्टिमर व्हीलर ने रखा था। ठीक है, और इसकी ऊंचाई ज्यादा थी लेकिन आकार क्या था? छोटा था। ठीक है, और इस टीला पे जो है ना बाबू, पश्चिमी टीला पर यानी दुर्ग या किला, इस किला पर किसका शासन चलता था? किसका घर था? तो राजा सबका रहा करता था, जिसको क्या कहते हैं? पुरोहित कहते हैं। क्या कहते हैं? पुरोहित कहते हैं, या राजा कहते हैं, या शासक कहते हैं, या शासक कहते हैं। ठीक है, पुरोहित, राजा या शासक कहाँ रहते थे?
तो ऊंची टीला पर रहते थे, ठीक है, ऊंची टीला पर, यानी कहने का मतलब है टीला पर रहते थे। कहाँ रहते थे? टीला पर घर बना के रहते थे, ठीक है, बड़ा बड़ा महल बना के रहते थे। कोई दिक्कत? आगे देखिए, आगे पूर्वी टीला के बारे में बात कर लेते हैं। पूर्वी टीला, पूर्वी टीला क्यों देख लीजिए आप कि पूर्वी टीला जो है ना निचला स्थान है, देखो ना इसके तुलना में नीचे है कि नहीं है? ये पूर्वी टीला है ना नीचे, तो नीचा था, और ये क्षेत्र में क्या आकार में क्या बड़ा है? आकार में देखिए बड़ा है कि नहीं है इसकी तुलना में? आकार में बड़ा, लेकिन ऊंचाई में छोटा। ऊंचाई में क्या है? छोटा है, और नीचा भी है ना, और नीचा भी है, समझिएगा। तो पूर्वी टीला पे जो घर बना के जो लोग रहा करते थे, यानी उसी को नगर बोलते थे, उसी को शहर बोलते थे, उसी को बस्ती बोलते थे। यानी वहां पे सामान्य लोग रहा करते थे। कहाँ? पूर्वी टीला पर। पूर्वी टीला पर सामान्य लोग रहा करते थे, और ऊंची टीला पर यानी पश्चिमी टीला पर राजा शासक रहा करते थे। समझ गए ना? राजा या शासक रहा करते थे। राजा शासक पुरोहित सब एक ही नाम है, समझ गए ना? इन्हीं लोग जो है ना वहां पे रहा करते थे, और पूर्वी टीला पर सामान्य लोग रहा करते थे, ठीक है। ये आपका कहानी था सिंधु सरस्वती सभ्यता। सिंधु सरस्वती सभ्यता के बारे में जो कहा जाए, उस समय जो लिखा गया था उसको आप पढ़ नहीं सकते। लिखा तो गया था लेकिन उसे पढ़ा नहीं गया। लिखा गया लेकिन उसे पढ़ा नहीं गया। कैसे कैसे लिखा गया था, कैसे कैसे लिखने का नियम था, बता भी दिया आपको हम, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? हाँ, अगर आपसे कोई प्रश्न पूछ दे कि सिंधु सरस्वती सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता कितने देश में फैले हुए हैं, तो आपका प्रश्न आएगा कि 3 देश में। कौन कौन? अफगानिस्तान, पाकिस्तान और अपना भारत, ठीक है। 1500 स्थाने हैं। कितने स्थाने हैं? सिंधु सरस्वती सभ्यता की स्थाने 1500 है। कितना है? 1500 है। जिस 1500 में जो है ना क्या कहते हैं आप, अफगानिस्तान में 2 स्थाने हैं। अफगानिस्तान में 2 स्थाने हैं। उसके बाद पाकिस्तान में लगभग 500 स्थाने हैं। उसके बाद क्या कहते हैं अपना भारत में 1000 स्थाने हैं, ठीक है। भारत में 1000 स्थाने हैं, और 7 राज्यों में है। कौन कौन? जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, ठीक है। इन सब राज्यों में क्या है? स्थाने हैं। किसके स्थाने हैं? तो सिंधु सरस्वती सभ्यता के स्थाने हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? बताइए, आपको यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत नहीं ना? तो क्लास को बंद कर दे यहीं पे। हाँ, तो चलिए क्लास को अब हम यहीं पे एंड करते हैं। तो आप सभी को जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।